नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र में हम जो कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने लग्न मेलापक, उसके बाद हमने नक्षत्र मेलापक, और नक्षत्र मेलापक में हमने अष्टकूट मिलान में हमने नाड़ी दोष मिलान, हमने भकूट मिलान, हमने योनि मिलान का अध्ययन किया। उसके बाद हम यह नक्षत्र मिलान पूरा होने के बाद अब हम जो मुख्य चर्चा कर रहे हैं वह मंगल दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम मंगल दोष की चर्चा करें तो 36 गुण विधान भी निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे 36 गुण मिल रहे हैं और कुंडली में मंगल दोष भी है तो उस स्थिति में विवाह होना ही नहीं चाहिए, या फिर विवाह होना चाहिए तो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात सर्वविदित है कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो 36 गुण मिलने के बाद भी विवाह में पार्थक्य, विवाह में देरी, विवाह में अलगाव और विवाह में विघटन सुनिश्चित हो जाता है। मांगलिक दोष का सच क्या है, उससे जुड़ी कल्पनाएं क्या हैं, जानने और समझने के लिए मैं आपको यह वीडियो लेकर आया हूँ। क्या वह सच में दूर हो सकता है, जो कि संभव है नहीं। यह मंगल दोष कुंडली में कैसे काम करता है, आज मैं उसे आपको देखना और सीखना समझाऊंगा, और उसके बाद हम उसके उपाय क्या करेंगे, जो सिर्फ महादशा नाथ के ऊपर ही निर्भर करती है, न कि किसी विवाह या किसी सब्सिडरी विवाह के ऊपर। देखें और समझें। मंगल दोष के बारे में जितने भी अफवाहें, कल्पना या भ्रांति या मिथक प्रचलित हैं, उनसे आप अपने आप को दूर करें। आप उसकी स्थिति को समझें, क्योंकि घटनाएं तो सुनिश्चित हैं। कुंडली में जो चीज़ होनी है वो तो होगी ही, लेकिन उसके लिए उसकी महादशा का होना बहुत आवश्यक है। बस यहाँ पर सारा खेल महादशा को समझने का है। अब वह विवाह के समय या विवाह के पश्चात अगर विवाह जो महादशा है वही विपरीत होगी तो ही परेशानी होगी, अन्यथा मंगल दोष कोई असर नहीं करेगा। मंगल दोष चर्चा करने से पहले हमें हमारी कुंडली को समझना आवश्यक होता है। यह पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है, और जो अपनी कुंडली में मंगल दोष का रिसर्च करना चाह रहा है या जिसके माध्यम से आप करवा रहे हैं, उसके भी लिए यह जानना आवश्यक है। पहला, विवाह क्या होता है। विवाह वर कन्या का कानून संगत जीवन भर का साथ, वंश वृद्धि के लिए पारिवारिक सहमति और पारिवारिक मार्गदर्शन में उन दोनों के शारीरिक संबंध हेतु प्रामाणिक मान्यता प्रदान करता है। यह कुंडली के 7वें भाव, इसका ग्रह शुक्र माना जाता है, और सप्तमेश से भी इसको देखा जाता है। वास्तु पुरुष में हम देखें तो पश्चिम दिशा में, मूल पश्चिम दिशा में जिसका स्वामी ग्रह शनि बनता है, तथा वह राशि तुला बनती है, जहाँ पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है और शनि शुक्र का मित्र है। दूसरा, अगर हम पदों के हिसाब से देखें तो वहाँ पर वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव पद आते हैं, और अगर अंदर जो क्षेत्र देखें तो वह मित्र का क्षेत्र आता है। हस्त रेखा में अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यह बुद्ध पर्वत के नीचे हृदय रेखा से ऊपर विवाह रेखा के रूप में देखा जाता है, तथा इसका शुक्र पर्वत जो विवाह में नपुंसकता या विवाह में बच्चे पैदा करने के लिए आवश्यक है या वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है, वह यह पर्वत से भी देखा जाता है। मैं यह बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं भावों को क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं भावों से यह क्लियर होगा कि मंगल हमें क्या परिणाम देगा, जो मैं आपको आगे एक प्रैक्टिकल कुंडली पर अध्ययन करके उसको आपको समझा दूंगा। पहला आप इसको समझ लीजिए। पहला भाव विवाह हेतु भाव, जिसकी हमने चर्चा करी, यह 7वां भाव होता है, जो वैवाहिक जीवन या शारीरिक संसर्ग या संबंध हेतु कानूनी या पारिवारिक स्वीकृति का भाव होता है। दूसरा भाव, यह विवाह पश्चात परिवार वृद्धि का भाव होता है, जो स्त्री हेतु उसका अष्टम भाव होता है। पहला भाव जो लग्न होता है, जो जातक स्वयं होता है। अष्टम भाव जो स्त्री के सौभाग्य का भाव माना जाता है। परिवार पुरुष हेतु वह उसकी कुंडली में ससुराल माना जाता है। दसम भाव जो जातक की कुंडली में वैवाहिक सुख का भाव होता है। 12वां भाव जो जातक की कुंडली में सैया सुख का भाव होता है। 5वां भाव जो प्रेम विवाह का भाव होता है, जिसका सप्तम भाव पे संबंध होने पर प्रेम विवाह में बदल जाता है। इसके जो कारक ग्रह हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह शुक्र है, जो विवाह का कारक होता है। केतु गुप्त प्रेम का कारक होता है। बृहस्पति से इन भावों पर दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम होती है, और इन भावों से युति और या वहाँ पर बैठना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम यह जानेंगे कि मंगल दोष या मांगलिक दोष
होता क्या है, इसे क्यों बदनाम किया जाता है, क्यों इसकी वाहवाही कर डराया जाता है। पहला, आप मेरे सामने जो कुंडली देख रहे हैं उसमें एक अर्थात मेष लग्न की लग्न है। अगर आपकी कुंडली में जो भी लग्न है उसको आप यहीं रख दें और उसी हिसाब से जो मंगल मैंने इस चित्र में स्थापित किए हैं उन्हीं स्थानों पर आप मंगल को व्यवस्थित कर दें। इसके बाद आप यह ध्यान रखें कि जिस जातक या जातक की कुंडली हम देख रहे हैं उस कुंडली में क्रमशः भाव वरीयता के हिसाब से पहला, दूसरा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में मंगल होना मांगलिक दोष की शुरुआत करता है या मांगलिक दोष बनाता है। वह कितना प्रभावी होगा या कितना प्रभावी नहीं होगा, इसकी निर्भरता, इसकी पूर्णता या इसकी प्रतिकूलता कुंडली में कौन कुंडली के अनुसार बाधकेश बन के आ रहा है, उस कुंडली का अष्टमेश कौन है, उस कुंडली का द्वितीयेश कौन है, उस कुंडली का षष्ठेश कौन है और उस कुंडली के द्वादशेश कौन है, उन ग्रहों की पहले, दूसरे, 8वें, 7वें भाव से कितनी प्रभावी युति या दृष्टि संबंध हो रहा है, या इनमें से कितने ग्रह इन भावों को मजबूती से देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं या एक ही भाव में होकर अदृष्टि युति कर रहे हैं, तब यह बात तय होती है कि मांगलिक दोष कितना प्रभावी है। उक्त के आधार पर सावधानी पूर्वक आकलन कर ही हम विवाह हेतु स्वीकृति करना चाहिए या स्वीकृति देना चाहिए। अगर आपको कुंडली में मंगल दोष परिवार नजर आ रहा है तो मंगल दोष को समझने के लिए आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। पहली बात मैंने आपको भावों की बता दी, भावों के बाद मैंने बात की अष्टमेश, द्वितीय, षष्ठेश ग्रहों की स्थिति की बता दी। अब मैं कुछ ग्रह जो आपकी कुंडली में 1, 7, 2, 8 क्रम से लग्न, सप्तम, द्वितीय, अष्टम भाव से ग्रह युति या दृष्टि या उनकी उपस्थिति के साथ वह उपस्थित हों, जो क्रम से वरीयता के अनुसार बृहस्पति, शनि, चंद्र, राहु, केतु हो, जो मंगल से युति करें या शुक्र से युति करें, तो आप यह सुनिश्चित मान के चलें कि आपकी कुंडली में 36 गुण मिलने के बावजूद भी या अष्टकूट मिलान में आपको 18 से सामान्य स्थिति में 24 से ऊपर गुण मिलने के बावजूद भी आपके वैवाहिक जीवन में विघटन, विलंबन, विवाह पार्थक्य, वैचारिक विरोध, मतभेद, विवाह से दूर भागना या विवाह के बाद भाग जाना या विवाह में मन नहीं लगना या विवाह से किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। अगला जो तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है शुक्र। शुक्र की उच्च, नीच, अस्तगत स्थिति और उससे 6ठे और 8वें भाव में उपस्थित सूर्य, चंद्र, शनि, राहु, केतु, मंगल की उपस्थिति, षष्ठेश और द्वादशेश की उपस्थिति के आधार पर ही वैवाहिक जीवन की विघटन, विलंबन, पार्थक्य, वैचारिक विरोध को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केवल 36 गुण मिलान के आधार पर नहीं किया जा सकता। अपने 3 चीज़ों को क्लियर करा। पहला तो विवाह क्या है, विवाह से जुड़े हुए भाव क्या है। दूसरा, हमने यह देखा कि मंगल दोष कैसे होता है। पहला तो मंगल में भावों की और उसके मंगल की स्थिति क्या है। दूसरा, उसमें जो ग्रह हैं जो इन भावों से जुड़े हैं, बाधकेश, अष्टमेश, द्वितीय, षष्ठेश और द्वादशेश, इनकी इन भावों से युति, दृष्टि कितनी मजबूती से हो रही है। तीसरा, ये भावों से बृहस्पति, शनि, चंद्र कैसे युति कर रहे हैं या मंगल या शुक्र से कैसे दृष्टि कर रहे हैं। और चौथा, शुक्र की स्थिति क्या है। ये 4 चीज़ें आपके दिमाग में होने के बाद ही आप मांगलिक दोष का निर्धारण कर सकते हैं। आपको अध्ययन मात्र करने से यह समझ में नहीं आएगा कि आप ये मांगलिक दोष निकाल देंगे। आपको ये 4 स्तर पर आप जब तक अध्ययन नहीं करेंगे आप मांगलिक दोष को नहीं पकड़ पाएंगे। आपके 36 गुण आप कितने ही मिलान कर लो, विवाह, पार्थक्य, विरोध, विघटन जरूर होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ या एक तथ्य को और स्पष्ट कर दूँ। मंगल ग्रह, मंगल का नाम बड़ा पवित्र है, मंगल का मतलब ही शुभ होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों के हिसाब से या कुंडली शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में मंगल को कुछ कारकों का प्रतिनिधित्व दिया गया है जो उसकी प्रकृति में शामिल होते हैं, जिसमें दुर्घटना, रक्त दुर्घटना या रक्त का निकलना या वियोग होना या पार्थक्य होना मंगल का दोष या मंगल के कारण कहे जाते हैं।
अब एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर लें कि यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में या काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव का स्वामी होता है और वह इसके गुण हमेशा रखता है। अगर मंगल दोषपूर्ण हो और वह जो मैंने आपको पहले ग्रह बताया उनसे संबंध स्थापित कर ले, जैसे बृहस्पति, शनि, चंद्र, राहु, केतु, द्वादशेश या षष्ठेश, इसे युति या दृष्टि विवाह संबंध स्थापित कर ले या वैवाहिक भावों से संबंध स्थापित कर ले, तो वैवाहिक पार्थक्य या विवाह में विरोध बढ़ा देता है। उस स्थिति में पार्थक्य, वैवाहिक विघटन, वैचारिक मतभेद, अलगाव होना तो सुनिश्चित है। इसमें किसी प्रकार के विवाह का औचित्य ही नहीं रहता। उक्त चर्चा के बाद आपने जब यह जान लिया कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष में कुछ चीज़ें आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपकी कुंडली में मांगलिक दोष सामान्य स्तर पर है या सामान्य से अधिक स्तर पर है, तो आप विवाह 29 से 32 वर्ष के मध्य ही करें। 29 से पहले आप विवाह नहीं करें। दूसरा, ये बात दिमाग में स्पष्ट रखें कि 37 ईयर्स के बाद ही आपको वैवाहिक स्थिरता मिलेगी। तीसरा, मंगल दोष परिवर्तित करने वाले ग्रह, जो मंगल दोष का परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें बृहस्पति को मुख्य रूप से देखिए वो है कि नहीं, और उसके बाद चंद्रमा जो इसके दोष को परिवर्तित कर रहा है वो है कि नहीं। अगर वो है तो उनके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपन कलर थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, मंगल दोष के कारण होने वाले विवाह पार्थक्य, विवाह में देरी, विवाह विघटन और अलगाव के संकेत स्पष्ट होते हैं, जो घटना के सुनिश्चित होने की जानकारी होती है। कुंडली से यह स्पष्ट होता है कि वह घटना होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो उसके उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह घटना होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कलर थेरेपी से हम उसके नकारात्मक प्रभावों को कुछ स्तर तक कम करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल दोष है वह कितने स्तर पर है, तो उसके हिसाब से हम विवाह पार्थक्य अगर घटना उसमें है तो वह सुनिश्चित होगी। इसको हम स्पष्ट रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप केपी में देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति इसका स्पष्ट उल्लेख करती है। जब यह सुनिश्चित हो गया कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और उसका स्तर क्या है, तो आप ये मान के चलिए विवाह के जुड़ी प्रतिकूलता या घटनाएं अवश्य होंगी। अब हम यह कैसे जाने कि हम इस घटनाओं से हम आपको बचा सकते हैं, तो आप एक बात दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए, विवाह के समय या विवाह के पश्चात जो महादशानाथ का स्वामी है, अगर आपके दूसरे, 7वें, 8वें, 12वें, छठे भाव से जुड़े या मुख्यतः इनका संबंध छठे या 12वें भाव से संबंध स्थापित करे तो विवाह विघटन होता है। तो आप यह मान के चलें कि आप महादशानाथ स्वामी के उपाय करें, जिससे कि उन घटनाओं का असर कम हो सकता है, जिससे कि आप मांगलिक दोष से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। पर आप मेरी वीडियो में यह दोनों बात स्पष्ट देखेंगे कि मैं यह भी कह रहा हूं कि मंगल दोष अगर प्रभावी है तो उससे बचा नहीं जा सकता और उसके घटना या उससे संबंध में रिजल्ट आना सुनिश्चित है। और दूसरा, मैं यह भी कह रहा हूं कि वह बचा जा सकता है। बचा इस तरह जा सकता है कि जो दशा और महादशा स्वामी है वो कितने प्रभावी रूप से नक्षत्र स्वामी के या नवमान स्वामी के रूप में छठे और 12वें भाव से या अष्टम भाव से जुड़े हैं। जितने कम प्रभाव से जुड़ेंगे उतना ही हमें उसका नकारात्मक रिजल्ट कम मिलेगा, और उस स्थिति में हम उसके सात्विक उपाय करके हम अपने ऊर्जा के स्तर को, सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम मंगल दोष से होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको इसके परिणामों के बारे में बताऊंगा कि परिणाम कैसे हम देखें। पहला, हम सप्तम भाव में देखें, अगर सप्तम भाव में हमारा मंगल है और उसका संबंध छठे भाव से हो रहा है, या वह मंगल छठे भाव में जा रहा है या सप्तमेश छठे भाव में जा रहा है, या छठे भाव का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है, तो आप ये मान के चले विवाह में पार्थक्य होगा, विवाह अलगाव होगा तथा वैचारिक मतभेद होंगे, और यह विवाह आपके कोर्ट केस के मार्फत जाएगा। अगर उसमें तीसरे भाव का संबंध हो जाता है तो यह विवाह आपसी सहमति से, समझाइश से सुलझ सकता है। इसके अलावा अगर मंगल का संबंध, सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाए और अष्टम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो जाए और ये लगन से आपस में जुड़ जाए, तो आप ये मान के चलें कि विवाह में जो दूसरा व्यक्ति है उससे साथ उसका विघटन या उसका पृथक्करण या पार्थक्यकरण सुनिश्चित हो जाता है।
अगर इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महादशानाथ का स्वामी इन भावों से, जो विवाह के लिए मांगलिक भाव है, उनके विपरीत भावों से और कुंडली के छठे और आठवें भाव से मजबूती से योग कर रहा है, महादशा स्वामी इसके को शो कर रहा है, तो यह घटना जरूर होगी। मंगल दोष को जानने के लिए हमें 4 तथ्यों का मुख्य रूप से पता होना चाहिए। पहला, वैवाहिक सहयोग करने वाले भाव या वैवाहिक भाव, जिसमें पहला, दूसरा, 7वां, 8वां, 10वां और 12वां शामिल है। के विरोधी भाव में मुख्यतः विवाह के भाव का विरोधी भाव छठा भाव और शैया सुख के भाव का विरोधी भाव 11वां भाव होता है। इसके अलावा कुंडली का, उस कुंडली का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका छठा, 8वां और 12वें भाव का परस्पर युति होना जरूरी है। इसके अलावा दूसरा जो इसके नकारात्मक या प्रति विरोध करने वाले स्वामी हैं, जिसमें आप षष्ठेश, द्वादशेश, अष्टमेश और बाधकेश मुख्य रूप से जानें। के साथ ही मंगल दोष परिवर्तित करने वाले ग्रह में बृहस्पति, चंद्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य को भी शामिल करें। इसके अलावा शुक्र की स्थिति भी आप उसमें देखना सुनिश्चित करें। इनका संबंध महादशानाथ स्वामी से किस तरह से मजबूती से हो रहा है, वही यह तय करेगा कि विवाह में विघटन होगा या विवाह दोष नहीं होगा। अगर मान लीजिए महादशा स्वामी इनका विरोध करता है कि मंगल दोष होने के बावजूद भी कुछ परिणाम नकारात्मक नहीं होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी परिणाम नकारात्मक नहीं होंगे। अतः महादशानाथ स्वामी का ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि विवाह के समय और विवाह के पश्चात मांगल्य जीवन जीने के समय यह दशानाथ स्वामी इन भावों का, जो मांगलिक भाव हैं, वैवाहिक भाव हैं, उनका विरोध ना करे। यह देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के आधार पर हम मंगल दोष को दूर कर सकते हैं या मंगल दोष के बारे में सामने वाले को स्पष्ट बता सकते हैं और उसका हम उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद।